अगर अमेरिका ने ईरान पर एक भी मिलिट्री स्ट्राइक की तो ये सिर्फ ईरान पर हमला नहीं होगा, ये पूरे मिडिल ईस्ट का पावर बैलेंस हिला देगा। और कौन खड़ा होगा किसके साथ, ये आपको इस वीडियो के अंदर। मिडिल ईस्ट एक बार फिर ब्रिंक पर खड़ा है। अमेरिका ने ईरान को मिलिट्री एक्शन की वार्निंग दी है, चेतावनी दी है, और ईरान ने सीधा जवाब दिया है कि भैया हमला हुआ तो अमेरिका के बेसेस और इजराइल को हम टारगेट करेंगे। इस टेंशन का पूरा बैकग्राउंड समझना जरूरी है। आइए आपको पहले वो बताता हूं। जून 2025 में ईरान और इजराइल के बीच 12 दिन की डायरेक्ट वॉर हुई थी, जिसमें पहली बार इजराइल के अंदर मिसाइल्स गिरी थी। वॉर के बाद ईरान ने रेजिलियंस दिखाई, लेकिन दिसंबर आते आते ईरान खुद ही इंटरनल प्रोटेस्ट में घिर गया। अब सवाल है कि अगर अमेरिका अटैक करता है तो कौन किसके साथ खड़ा होगा, और क्या ईरान के पास कोई भी सपोर्ट है। सबसे पहले तो समझते हैं कि अमेरिका के साथ कौन खड़ा होगा, और अगर जंग होती है तो अमेरिका की मदद कौन करेगा। सबसे पहला और ऑब्वियस आंसर है इजराइल। इजराइल के लिए ईरान एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। न्यूक्लियर प्रोग्राम के साथ, हिजबुल्लाह के सपोर्ट के साथ और अपनी मिसाइल की कैपेबिलिटी की वजह से इजराइल किसी भी यूएस एक्शन का फुल सपोर्ट करेगा। वो तो ईरान से वैसे ही लड़ने को तैयार बैठा है। वहीं ऑपरेशनल सपोर्ट भी वो यूएसए को दे सकता है कि भैया आप इजराइल से बैठ के लड़ो और ईरान को खत्म कर दो। लेकिन वहीं जो दूसरा ग्रुप है गल्फ अरब स्टेट्स का, जैसे सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बहरीन, ये ऑफिशियली तो भैया न्यूट्रल ही बोलेंगे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि इन कंट्रीज के अंदर यूएस मिलिट्री बेसेस मौजूद हैं। और ईरान पहले ही कह चुका है कि अगर हमला हुआ तो अरब कंट्रीज में मौजूद यूएस बेसेस को वो टारगेट बनाएगा। यूएई में, सऊदी में जो यूएस बेस है वहां पे हमला होगा। और इसके अलावा जो यूरोप है उनका भी रोल बहुत ज्यादा सिंबॉलिक होने वाला है। यूके और फ्रांस हमेशा डिप्लोमेटिक बात करते हैं और वो डिप्लोमेटिक सपोर्ट देंगे, लेकिन डायरेक्ट वॉर में इनमें से कोई भी नहीं होने वाला है। अब बड़ा सवाल ये है कि ईरान के साथ आखिर कौन खड़ा है। देखो दर्शकों, यही पिक्चर थोड़ी वीक हो जाती है। ईरान का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ था उसका प्रॉक्सी नेटवर्क। प्रॉक्सी नेटवर्क में कौन आता था? लेबनान से हिजबुल्लाह, फिर येमेन के हाउथिस, और इराक और सीरिया से जो सपोर्ट मिलता वो तो था ही। लेकिन अब ग्राउंड रियलिटी बदल चुकी है। ईरान के पास उस तरीके का सपोर्ट है नहीं जैसा होना चाहिए था। सीरिया में असाद रेजीम कोलैप्स कर चुका है और हिजबुल्लाह इकोनॉमिकल और मिलिट्री प्रेशर में ऑलरेडी है। इसके अलावा हाउथिस येमेन में सरवाइव कर तो रहे हैं, लेकिन फुल स्केल रीजनल वॉर के लिए एक देश का आपके साथ होना काफी नहीं है। अब बात करते हैं रशिया की, लेकिन रशिया तो खुद यूक्रेन वॉर में फंसा हुआ है। मिलिट्री हेल्प देना उनके लिए तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। फिर क्या चाइना से सपोर्ट मांगे? भाई यूएस के खिलाफ लड़ रहे हैं तो चाइना की तरफ से मदद आ जाए। अब देखो, चाइना ईरान का इकोनॉमिक पार्टनर तो है, लेकिन चाइना बहुत तेज है भैया, वो वॉर्स नहीं लड़ता। वो सिर्फ स्टेबिलिटी और ट्रेड चाहता है, अपना मुनाफा चाहता है। अब इसके अलावा वेनेजुएला जैसे एलाइज तो सिर्फ पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स देंगे और वो कुछ कर भी नहीं सकते। सिंपल शब्दों में इस बार ईरान स्ट्रैटेजिकली आइसोलेटेड खड़ा है। ईरान के अंदर से कितनी मजबूती है अब आपको ये बताता हूं, क्योंकि ईरान का साथ देने वाला तो इस बार कोई होगा नहीं। अब सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है कि ईरान अंदर से कितना मजबूत है। ईरान इस वक्त अपनी सबसे कमजोर इंटरनल पोजीशन में है। प्रोटेस्ट सिर्फ युवा या लिबरल्स नहीं कर रहे हैं, इस बार तो भाई ट्रेडर कम्युनिटी है जो रिजीम के काफी करीब है, वो भी प्रोटेस्ट कर रही है, वो भी सड़कों पर है। कोई भी ईरान के अंदर खुश नहीं है। एक नारा जो सब कुछ डिफाइन करता है वो है कि नाइदर गाजा नॉर लेबनान, माई लाइफ फॉर ईरान। मतलब लोग कह रहे हैं कि भाई बाहर की वॉर्स बंद करो, पहले अपना देश तो संभाल लो। इसके साथ ही अनसर्टिनिटी भी है कि आयतुल्लाह खमीनी के सक्सेसर को लेके भैया पावर ट्रांजिशन का डर भी रेजिम को और वल्नरेबल बनाता है कि अब खमीनी के बाद कौन, और खमीनी के बाद अगर कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो ईरान कैसे चलेगा। अब अगर अमेरिका हमला करता है तो क्या होगा, आइए इसके बारे में भी थोड़ा बताता हूं।
देखो दर्शकों, शॉर्ट टर्म में तो मिसाइल स्ट्राइक्स हो सकती हैं, साइबर अटैक्स हो सकते हैं, ऑयल प्राइसेस का एक्सप्लोशन हो सकता है। फिर मिडिल टर्म की तरफ आप जाओगे तो इजराइल ईरान डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन हो सकती है और पूरे गल्फ रीजन में इंस्टेबिलिटी छिड़ सकती है। और सबसे बड़ी बात, लॉन्ग टर्म में अगर देखोगे तो ईरान के अंदर रिजीम की डिस्टेबलाइजेशन का एक रिस्क है। अमेरिका का गोल सिर्फ ईरान को पनिश करना नहीं हो सकता, बल्कि सिस्टम को प्रेशर में लाना भी हो सकता है। इसीलिए अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो यह सिर्फ एक मिलिट्री एक्शन नहीं होगा, ये एक कैलकुलेटेड पावर गेम होगी जिसमें मिडिल ईस्ट के नए अलायंसेस लिखे जाएंगे। ये समझ आएगा कि मिडिल ईस्ट में, गल्फ नेशंस में कौन अमेरिका का सगा दोस्त है, कौन रशिया और चाइना की तरफ है और कौन सिर्फ ट्रेड करना चाहता है। ये सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, लेकिन इस वक्त ईरान किसी भी तरह से युद्ध के लिए तैयार तो नहीं है।